सऊदी अरब से हालिया चंद रोज़ में कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। आले सऊद गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौबा। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन अपने एक डेलीगेशन के साथ सऊदी अरब के दौरे पर जाते हैं। आपको पता है कि सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है और वो एक वॉच डॉग की तरह से काम भी करता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सऊदी अरब से हालिया चंद रोज़ में कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिसके बाद उम्मत मुस्लिमा बड़ी दुखी महसूस होती है। सऊदी अरब यानी हिजाज़ मुक़द्दस, जहाँ पर मक्का मुकरमा है, जहाँ मदीना मुनव्वरा है। मक्का मुकरमा जहाँ करोड़ों की तादाद में लोग जाकर तवाफ़ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ गिड़गिड़ा कर दुआएं करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। और फिर मदीना मुनव्वरा जहाँ पर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दे, दुरूद व सलाम का नजराना पेश करे और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ दुआएं भी करे और अपने नबी के सदक़े बहुत सारी चीज़ें मांगे। और उसकी ख्वाहिश हर एक के सीने में होती है कि वो एक बार ज़िंदगी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ज़रूर करे, वो एक बार तवाफ़ खाना काबा ज़रूर करे, वो एक बार रमी ज़रूर करे, वो एक बार जो है उस सफ़ा मरवा पर ज़रूर पहुँचे कि जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा ने सही की थी। तो बहरकैफ़ एक ऐसी जगह जहाँ से हमारी एक मज़हबी अक़ीदत है, मजहबी लगाव है, उसके बारे में चंद ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा का सीना दुखा जलन से भरपूर दिखाई देता है। और अभी ट्विटर पर एक ट्रेंड जो इस वक्त कर रही है स्टेटमेंट, वो बड़ी अलार्मिंग है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एज वेल, जिसमें कहा यह गया है आले सऊद गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौबा नाउज़ुबिल्लाह। कुछ ऐसी बातें हो रही हैं। अब ये बातें क्यों हो रही हैं, इसका एक पर्सपेक्टिव है। मैं तारीख़ में नहीं जाना चाहता कि आले सऊद के बारे में ये बात क्यों हो रही है। मैं ऑटोमन्स की हिस्ट्री बताकर भी आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। फिर किसी दिन इंशाल्लाह डिटेल में उस पर रोशनी डालेंगे। लेकिन अभी हालिया चंद रोज़ में जो कुछ हुआ है, मैं ज़रा क्विकली वो मंजरनामा आपके सामने रखता हूँ। हफ्ते के रोज़ फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन अपने एक डेलीगेशन के साथ सऊदी अरब के दौरे पर जाते हैं। मोहम्मद बिन सलमान साहब उनका इस्तकबाल करते हैं। एक वर्किंग लंच होता है। दोनों सतह से जो वफूद हैं उनकी आपस में मुलाकात होती है। वफूद की सतह पर मुलाकातें होती है और मुलाकातों का जो मरकज़ महवर रहता है वो दोनों के दरमियान बायलैटरल रिलेशनशिप्स को मज़ीद मुस्तहकम स्ट्रॉन्गर करना होता है। वो इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स की बात हो, वो सोशली कनेक्ट करने की बात हो, वो इन्वेस्टमेंट्स की बात हो। ऑब्वियसली ये दो तरफ़ा ताल्लुकात होते हैं, बायलैटरल रिलेशनशिप्स होते हैं, कभी भी एक तरफ़ा ताल्लुकात नहीं होते। कुछ ऐसी डिमांड्स हैं जो सऊदी अरेबिया की होंगी और कुछ ऐसी ख्वाहिशात हैं जो फ्रेंच प्रेसिडेंट लेकर वहाँ पर गए होंगे। वन ऑफ द प्रोमिनेंट विशेस फ्रॉम द विश लिस्ट ड्यूरिंग दिस मीटिंग इज़ कि ईरान जो है उसको यूरेनियम की अफजूदगी से या उसको न्यूक्लियर जो हथियार हैं उनको तैयार करने से किस तरह कर्टेल किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है। और ऑब्वियसली आपको पता है कि सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है और वो एक वॉच डॉग की तरह से काम भी करता है। वो देखता है कि ईरान कहीं पर जो है वो मज़ीद मुस्तहकम तो नहीं हो रहा, न्यूक्लियर पावर तो नहीं बन रहा है, मज़ीद स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो रहा, उसमें वो मदद मांग रहे हैं। और फिर फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है वो यकीन दहानी कराते हैं कि हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि ईरान को यूरेनियम अफजूदगी और न्यूक्लियर हथियारों की दौड़ से बाहर रखा जाए, दूर रखा जाए। उसके साथ साथ जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं उनका एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट के अंदर होता है। सऊदी अरब के तेल पर ऑब्वियसली पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई होती हैं। तो ये दो तरफ़ा मुलाकात होती है, दो तरफ़ा मीटिंग होती है। अब जिस वक्त फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन बगलगीर होते हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब से, तो उम्मत मुस्लिमा का सीना दुखता है, उसमें दर्द पैदा होता है। यूँ कहिए कि एक कांटा सा चुभ जाता है, क्योंकि इमैनुअल मैक्रोन और गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ एक बड़ा चोली दामन का साथ भी है। जो कुछ हुआ वहाँ पर, जिस तरह के तौहीन आमेज़ खाके छापे गए, उसके बाद उम्मत मुस्लिमा बहुत दुखी सी थी। और जिस वक्त वो बगलगीर होते हुए देखते हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब को उनके साथ, तो ऑब्वियसली एक कुढ़न सी पैदा होती है कि हमारा मरकज़ महवर और हमारा जो एक रिलीजियस मकाम है उसके जो वारिसीन हैं, जो अमीन हैं, वो ये क्या कर रहे हैं। नंबर वन चीज़ ये है। उसके बाद अच्छा, ये जो इमैनुअल मैक्रोन साहब जाते हैं सऊदी अरब में, ये सिर्फ सऊदी अरब नहीं जाते, इससे पहले भी जो दो गल्फ़ स्टेट्स हैं उसका दौरा करते हैं। ये तीसरा और आखिरी पड़ाव होता है गल्फ़ का, खलीज ममालिक का। इमैनुअल मैक्रोन साहब की खबर जो मैंने आपके साथ शेयर की है, इसके साथ ही बड़ी इंपॉर्टेंट खबर ये है
जो आज के एक्सप्रेस ट्रिब्यून की हाईलाइट है और मेन लीड स्टोरी के तौर पर वो देख रहे हैं, वो ये है कि सऊदी अरब इज रेडी टू नॉर्मलाइज टाइज विद इजराइल। सऊदी अरब इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए तैयार है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसराइल की तरफ ऑब्वियसली जो हमारा मिलान है, या हम क्या समझते हैं, पूरी मुस्लिम उम्मा क्या समझती है कि फ़लस्तीन के अंदर मजालिम को ढाए जा रहे हैं, ईस्टर्न यरूशलेम के अंदर क्या कुछ हो रहा है, ये सब कुछ अपनी जगह पर, और सऊदी अरब ये कह रहा है कि हम उसके साथ टाइज को नॉर्मलाइज करने के लिए तैयार हैं। ये एक और बड़ी दुख की बात है मुस्लिम उम्मा के लिए। लेकिन हमें कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अब ये इसराइल वाली जो बात है, पूरी खबर क्या है? जो सऊदी अरब के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब हैं अब्दुल्ला अब्दुल मुताली, ये उनके साथ मंसूब की जा रही है। अच्छा, अब उन्होंने ये बात एक ख़ास तराजुर में की है, उसका एक ख़ास पर्सपेक्टिव है, क्योंकि 2002 के अंदर अरब इनिशिएटिव प्रपोजल फॉर पीस जो है वो साइन हुआ था, और उसके मुताबिक ये था कि जो फ़लस्तीनी हैं उनको उनका हक़ मिलना चाहिए, ईस्टर्न यरूशलेम को इसराइल के तसल्लुत से बिल्कुल आज़ाद कराया जाना चाहिए, और जितनी भी गल्फ़ स्टेट्स हैं जहाँ जहाँ पर इसराइल का असर रसूख है या उन पर मुसल्लत है, फौरी तौर पर ये कब्ज़ा छुड़ाया जाए, तो फिर उसके बाद हम उनके साथ टाइज को नॉर्मलाइज करने के लिए तैयार हैं। तो खबर का आधा हिस्सा बनाकर हम तनकीद तो करते हैं, लेकिन खबर का पूरा चेहरा और पूरा हिस्सा नहीं देखते हैं। ये कंडीशन के साथ है, इफ़ एंड ओनली इफ़ इसराइल डज दिस, यानी वो अगर गल्फ स्टेट्स के ऊपर जो पाबंदियां हैं, जो मजालिम वो ढा रहे हैं, ख़ासतौर पर फ़लस्तीन के ऊपर, अगर तो उससे बाज आ जाते हैं और उस पीस ट्रीटी के मुताबिक काम करते हैं, देन वेल एंड गुड, ओके फाइन। अगर वो नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली फिर कौन इसराइल के साथ उनको अपने टाइज नॉर्मलाइज करने की इजाजत देगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब ये हो क्या रहा है, एक तसलसल कैसे चल रहा है? अच्छा, इसके बाद हमने गुज़श्ता हफ्ते बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये देखी कि वहाँ पर जो बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं वो रियाज में पहुँचे, एक कॉन्सर्ट किया। हमने उस कॉन्सर्ट की तफसीलात एक और वीलॉग में आपके सामने रखी थी, जिसमें 80,000 का क्राउड होता है, और सलमान खान साहब के जो फिंगरप्रिंट्स हैं, हाथों के निशानात हैं, उनको महफूज किया जाता है, और बताया जाता है कि रियाज के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट मेन बुलेवर्ड के ऊपर वो नक्श लगाया जाएगा जो उनके हाथों का नक्श है। अब लोग पूछते हैं कि जी हम तो वहाँ पर मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत के लिए जाते हैं, आपने वो मकामात मुक़द्दसा ग्रेजुअली और स्लोली वहाँ से हटा दिए हैं, और आप एक बॉलीवुड एक्टर के जो हाथों के निशानात हैं उनको मेन बुलेवर्ड के ऊपर लगाने जा रहे हैं, तो आप ये कर क्या रहे हैं? और फिर ऑब्वियसली इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोगों का इकट्ठ होना, 80,000 का मजमा रियाज के अंदर होना, और दूसरी तरफ लोग उसका कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं कि हरम पाक के अंदर आपने इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, आप लोगों को आने नहीं दे रहे कोविड के पर्सपेक्टिव के अंदर, और कॉन्सर्ट्स के अंदर आप मेले लगा रहे हैं। फिर सिर्फ यही कॉन्सर्ट नहीं हुआ, बल्कि जस्टिन बीबर जो हॉलीवुड के एक मशहूर सिंगर हैं, वो आके परफॉर्म करते हैं जद्दा में, और 70,000 का क्राउड वहाँ पर होता है। यानी नाच गाना और रक्स व सुरूद की महाफिल जो है, इससे मुताल्लिक बात होती है कि सऊदी अरब के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, अब ये दो इवेंट्स जो है वो एक जद्दा में और एक रियाज में हुआ है। ऑब्वियसली हरम पाक, अगर आप कभी वहाँ गए हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि वो एक ऐसी प्रेमिसेस है, पाक हरम है, कि जहाँ पर गैर मुस्लिम लोगों का दाखिला वैसे ही ममनू है। गैर मुस्लिम लोग वहाँ नहीं जा सकते, बल्कि आपका मुसलमान होना ज़रूरी है वहाँ पर पहुँचने के लिए। तो ये जो कुछ हो रहा है, ये जद्दा के अंदर हो रहा है या रियाज के अंदर हो रहा है। अच्छा, अब ये हो क्यों रहा है? मोहम्मद बिन सलमान साहब ने विजन 2030 पेश कर रखा है। अर्ली 2017-16 के अंदर मोहम्मद बिन सलमान साहब ने ये कहा था कि वो सऊदी अरब को ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। उसको सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होंगी, कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होंगी, लेकिन उस पर एक क्वेश्चन उठा कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, क्या ये दोनों हैंड्स इन हैंड्स एक साथ चल सकती हैं या नहीं चल सकती? अच्छा, फिर उसकी कुछ इंडिकेशंस, वो जो विजन 2030 है उसके मुताबिक, क्योंकि नौजवान की आदत है मोहम्मद बिन सलमान साहब, तो वो सऊदी अरब को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त सऊदी अरब का जो इन्हिसार है वो तेल के ऊपर है। मेजर रेवेन्यू, जो मेजर चंक ऑफ द रेवेन्यू है वो तेल को बरामद करके लेते हैं। लेकिन अगर आप कभी सऊदी अरब जाने का इत्तफाक आपको हुआ हो हज और उम्रे के सिलसिले में, तो आप वहाँ की शॉप्स में जाइए, वहाँ के बड़े बड़े स्टोर्स में जाइए, तो आपको वहाँ के पर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स मिलेंगी, बंगाली प्रोडक्ट्स मिलेंगी, इंडियन प्रोडक्ट्स मिलेंगी, या कुछ और इंपोर्टेड यूरोपियन प्रोडक्ट्स मिलेंगी। वहाँ पर सऊदी अरब की जो, क्योंकि मैं जब किसी जगह पर जाता हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड आइटम्स हैं, जो वहाँ की आइटम्स हैं, वो वहाँ से मैं ख़रीद के अपने मुल्क में ले जाऊँ, क्योंकि ये वहाँ की सौगात है। अब मुझे ढूंढने में बड़ी दिक्कत हुई कि मैं सऊदी अरब की कौन सी सौगात लेके जाऊँ। मैं एक तेल तो एक डब्बी में डाल के, या खजूरें लेके जा सकते हैं, आबे ज़मज़म हम ले जाते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं,
वहां पर उसका नामो निशान नहीं है कि उसको सऊदी अरब की टैगलाइन के साथ जोड़ा जाए या वहां पर सऊदी अरब का कोई बहुत ही बड़ा ब्रांड हो। तो भाई सऊदी अरब ने आज तक वो तरक्की की ही नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान साहब का विजन 2030 ये है कि सऊदी अरब के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, सऊदी अरब के अंदर टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ दिया जाए, सऊदी अरब के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को बेहतर किया जाए, जो वहाँ के लोगों का मयार ज़िंदगी है, बजाय इसके कि वो ऐशो इशरत के लिए दुबई जाएं या किसी और जगह पर जाएं और फिर वो सब कुछ, आपको अंदाज़ा है इस चीज़ का। लेकिन अब उससे हट कर भी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो ममालिक के साथ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर लोगों के साथ मेल मुलाकात है, फ्री बॉर्डर्स का कॉन्सेप्ट है, वो उस कॉन्सेप्ट को मुतारिफ कराना चाहते हैं और सऊदी अरब को एक डेवलप्ड कंट्री के तौर पर तमाम तर सहूलियात से, तमाम तर आसाइशों से लैस मुल्क के तौर पर देखना चाहते हैं। क्योंकि तेल के ऊपर इन्हें सारी ऑब्वियसली कितनी देर तक रह सकती है, बहुत सारी जो अक़वाम आलम है उनकी नज़रें भी सऊदी अरब के तेल के ऊपर हैं और उसको कर्ब करना चाहते हैं। कोविड के अंदर भी आपने देखा बाज़-औक़ात सऊदी अरब का बायकॉट करके अमेरिका से तेल दरामद करने की बात होती है, अमेरिका तेल बरामद करता है, फिर कभी अमेरिका का तेल जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, सऊदी अरब से तेल जा रहा होता है। तो ये भी एक मेजर राइवलरी है, मेजर जंग है इंटरनेशनल प्लेयर्स की। तो ऐसे में मोहम्मद बिन सलमान साहब का कॉन्सेप्ट ये है कि सऊदी अरब के अंदर जो मेजर प्रोजेक्ट्स लगाए जाएँ फॉर 2030, वो मैं बता देता हूँ जनाब। न्यू ताइफ प्रोजेक्ट है, $3 बिलियन के साथ ये प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। अल-किदिया प्रोजेक्ट है, ये $2.7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट से वो लगाने का इरादा रखते हैं। अल-फैसलिया प्रोजेक्ट है, नियोम प्रोजेक्ट है, $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ। किंग सलमान पार्क बनाने जा रहे हैं वो $23 बिलियन के साथ। अमाला प्रोजेक्ट है, मॉल ऑफ सऊदी अरब है, $3.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इसके अंदर एक्सपेक्टेड है। किंग सलमान एनर्जी पार्क यानी एनर्जी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, $1.6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इस पे होगी। और करंटली 1 मिलियन की जो यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जो है वो एक इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर रखी है। यानी दिस इज़ द वे फॉरवर्ड, दिस इज़ द विजन ऑफ मोहम्मद बिन सलमान एंड विजन 2030 के तौर पर इसको रिकग्नाइज़ किया जा रहा है। ये पहली बार नहीं है कि किसी किंग ने ऐसी बात सोची है, बल्कि इससे पहले किंग अब्दुल अजीज़ साहब के दौर के अंदर भी ऐसी चीज़ें हुई थी, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहा है। अब ये नौजवान क़यादत है, इसके असरात भी दिखना शुरू हो गए हैं। आपने देखा कि वहाँ पर वहाबीज़म जो है उसको कटेल करने की बातें भी हो रही हैं। आपने देखा होगा कि वहाँ पर शॉप्स को बंद किया जाता है जब प्रेयर टाइम होता है, और प्रेयर टाइम के दौरान अगर कोई शॉप बंद नहीं करता है तो वहाँ पर जो पॉलिसिंग है, वहाँ पर पेट्रोलिंग होती है, पुलिस जाती है और जाकर पनिशमेंट्स देती है उन लोगों को जो अपनी दुकानें खोल कर रखते हैं। लेकिन अभी इस कल्चर में कुछ तब्दीली आई है, अब शॉप्स खुली हुई भी हम देख रहे हैं प्रेयर टाइम के दौरान। प्रेयर टाइम के दौरान उन्होंने कहा कि आपका जो वॉल्यूम होगा लाउड स्पीकर का 1/3 टाइम नीचे आ जाएगा। यानी वो जो रिजिडिटी है, जो वहाबीज़म है, अब उसको वो डिफ्यूज़ करने की तरफ जा रहे हैं ताकि अपने इमेज को थोड़ा सा इंप्रूव किया जाए। लेकिन ऑन द वेरी कॉन्ट्रेरी ये भी है कि जो कैपिटल पनिशमेंट्स हैं वो अपनी जगह पर बरकरार हैं। क्या वो कैपिटल पनिशमेंट्स, उसके अंदर भी कोई नरमी आएगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फिर हमने ये देखा कि जो ख़वातीन हैं उनको इंडिपेंडेंट करने की बात हो रही है कि ख़वातीन अब सऊदी अरब के अंदर इंडिपेंडेंटली रह सकती हैं विदाउट आस्किंग फॉर द परमिशन ऑफ देयर हस्बैंड या नेक्स्ट टू कैन। वो किसी मेल की इजाज़त के बगैर भी इंडिपेंडेंटली रह सकती हैं, वो किसी मेल की इजाज़त के बगैर भी हरम पाक के अंदर उम्रे की सादत हासिल कर सकती हैं। फिर उसके बाद ड्राइविंग के राइट्स सऊदी अरब के अंदर ख़वातीन को दिए गए कि ख़वातीन ईज़िली फ्रीली ड्राइव कर सकती हैं। लेकिन इससे पहले जिन ख़वातीन को पनिश किया गया था ड्राइविंग पर, अभी तक वो जेलों के अंदर है। ऑन द वेरी कॉन्ट्रेरी ये भी देखने की ज़रूरत है कि उनको फिर रिलीज़ किया जाए ताकि वो भी फिर ड्राइविंग कर सकें। उनको सज़ाएँ क्यों दी हुई हैं? और फिर जो सख्त से सख्त सज़ाओं के कवानीन हैं वो सऊदी अरब के अंदर अभी तक इंटैक्ट हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी तब्दीलियाँ जो रूनुमा हो रही हैं और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर एक्सपेक्टेड हैं। अब ये क्यों हो रही हैं? फॉर देयर ऑन गुड। यानी मोहम्मद बिन सलमान साहब जो समझते हैं कि उनकी अपने मुल्क के लिए क्या बेहतर है। जैसे हमने नारा लगाया था सबसे पहले पाकिस्तान का, इसी तरह मोहम्मद बिन सलमान साहब सबसे पहले सऊदी अरब का नारा लगा चुके हैं और उनकी इस वक्त पहली तरजीह सऊदी अरब की डेवलपमेंट है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है, उसकी इकॉनमी को बूस्ट करना है, वहाँ के हेल्थ सेक्टर को, वहाँ के एजुकेशन सेक्टर को बेहतर करना है। तो मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरी आपसे 10 बस्ता ये दरख्वास्त है कि इस तरह के ट्रेंड्स बनाने से ना तो सऊदी अरब को कोई फ़र्क पड़ेगा, हमारा वक्त ज़रूर ज़ाया होगा, और ना ही सऊदी अरब अपने विजन 2030 से पीछे हटने वाला है। सऊदी अरब सबसे पहले सऊदी अरब का नारा लगा चुका है। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के मफाद में, पाकिस्तान के हक़ में क्या है
और हम कब अपने हक में नारा लगाएंगे और कब तक दूसरों पर तनकीद करना छोड़ेंगे और अपने गिरेबान में झांकेंगे। तो दूसरों पर तनकीद की बजाय अपने गिरेबान में झांकिएगा और ये देखिएगा कि इस वक्त आपको एज एन इंडिविजुअल करने की क्या ज़रूरत है और इस वक्त कंट्री की क्या नीड्स है। आज की व्लॉग से इतना ही जी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट इशू के साथ फिर से हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।